हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पिछली क्लास में हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा था। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। कैसे इसका प्रिपरेशन होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए क्रोमाइट ओर का यूज किया जाता है। क्रोमाइट नाम की अयस्क होती है, या फेरोक्रोम भी उसको बोलते हैं, या फिर क्रोम आयन ओर भी बोलते हैं। क्रोम आयन अयस्क क्या है इसका फॉर्मूला? FeOCr2O3। ठीक है, इस अयस्क का उपयोग करेंगे और इस अयस्क के यूज से हम लोग क्या बनाएंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो, सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले इस अयस्क को लेकर के इससे पहला स्टेप क्या होगा? सोडियम क्रोमेट बनाने का। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है? सोडियम क्रोमेट बनाना है। ये सोडियम क्रोमेट है, तो आयरन ओर से या क्रोमाइट ओर से सोडियम डाइक्रोमेट बनना पहला स्टेप। तो देखो, आयरन ओर लिए हैं, क्रोम आयरन ओर लिए हैं यहाँ पे, और इसका हम लोग ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये किस में बदल जाएगा? फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। Cr2O3, यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड अलग हो जाएगा और क्रोमियम का ऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब क्रोमियम के ऑक्साइड का और ऑक्सीकरण कराना है और साथ में एक क्षार ऐड करना है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराएंगे क्रोमिक ऑक्साइड से, तो ये बन जाएगा सोडियम क्रोमेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। अगर दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ करके लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा। एक तो क्रोम आयरन और ले रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल इसके ले रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के ले रहे हैं, 4, और यहाँ पे इंटू में 2 किया हुआ है मैंने, मतलब 4 × 2, टोटल कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका 2 यूज किया है और 2 का गुणा कर रहे हैं, मतलब ये कितना है? 4। तो ये Cr2O3 यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, ये भी 4 है और यहाँ पे 2 × 2 4, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या है? यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 × 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो ये टोटल 6 और 1 7 ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने लिख दिया। विल गिब्स क्या क्या मिल रहा है? 4 दूनी 8 सोडियम क्रोमेट मिल रहा है, 8 Na2CrO4, और क्या मिल रहा है? 4 × 2 8 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी बाहर निकला है 2 Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड भी बाहर निकला है। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया क्या? सोडियम क्रोमेट मिल गया। ठीक, अब ये रोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब इनको मिला करके गर्म कर रहे हैं ना। ये जो पूरे चीज है क्या क्या? क्रोम आयरन और ये प्लस सोडियम कार्बोनेट और प्लस ऑक्सीजन मिला करके, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन दोनों को मिला करके गर्म कर रहे हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक से नीचे तक गर्म करना भर्जन कहलाता है, आप लोग पढ़े हो। तो यहाँ पे भर्जन की क्रिया हो रही है। ठीक है, भर्जन की क्रिया हो गई, यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमेट को पानी में घोल दो। सोडियम क्रोमेट के साथ और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। और क्या है उसके अलावा? फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरिक ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम क्रोमेट पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा लिखा है, लेकिन फेरिक ऑक्साइड नॉट डिसॉल्व, पानी में नहीं घुलेगा। तो ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी में घुल जाएगा, तो ये तैरता रहेगा। इसको छान देंगे छन्नी से छान देंगे, तो फेरिक ऑक्साइड जो नहीं घुला था वो छन्नी में छन जाएगा, और जो घुला था उसमें क्या मिल जाएगा? सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। तो अब हम लोग के पास सिर्फ क्या है? सोडियम क्रोमेट। छान दिए हम लोग, सोडियम क्रोमेट मिल गया। अब सोडियम क्रोमेट को हम लोगों को किस में बदलना है? डाइक्रोमेट में बदलना है। ये सोडियम क्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट में बदल रहे हैं हम लोग इसको। Na2CrO4 Na2Cr2O7 बनाना है। तो क्या करेंगे? उसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। सोडियम क्रोमेट में सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। सोडियम क्रोमेट में सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करेंगे और सोडियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। साथ में क्या बाहर निकलेगा? जल और सोडियम सल्फेट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अभी सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, लेकिन हम लोग को बनाना क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब सोडियम की जगह पे अब क्या यहाँ पे होना चाहिए? पोटेशियम होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पोटेशियम इंक्लूड कराएंगे। तो तीसरे स्टेप में सोडियम क्रोमेट्स को किस में बदलना है? पोटेशियम। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना है। तो उसके लिए क्या करना है? देखो, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलने के लिए सोडियम क्रोमेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करा देंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है, तो सोडियम को पोटेशियम क्या कर देगा? रिप्लेस, और सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके बना लेगा NaCl। तो बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम क्लोराइड। यही हमको चाहिए था। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? इस मिश्रण को, क्योंकि इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, तो इसको हम लोग ठंडा करेंगे विलयन को, क्योंकि गर्म किए थे अभी। अब ठंडा करेंगे, तो जब ठंडा करेंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये इसमें ज्यादा घुलनशील है पानी में, और ये थोड़ा कम घुलनशील है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टल बन के बाहर निकल जाएगा। कैसे रंग का होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है। गर्म करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो ये पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है। देखो, ये था सोडियम डाइक्रोमेट Na2CrO7, और ये था Na2CrO4। ये क्या था? सोडियम क्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, मतलब क्रोमियम 2 रहे तो डाइक्रोमेट, और क्रोमियम 1 है तो क्रोमेट। वैसे यहाँ पे है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं
तो पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रंग का जो होता है उसकी क्रिया क्षार से कराएंगे, किसी बेस से, विथ बेस मैंने लिखा है ना, क्षार के साथ क्रिया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया किसी क्षार से कराएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो फिर वो किस में बदल जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है, जो कि येलो रंग का होता है। तो जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज रंग का है उसमें कोई क्षार डालते हैं तो उसका कलर किस में बदल जाता है, येलो में, क्योंकि वहां पे क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट। अब इस पोटेशियम क्रोमेट पे हम लोग अगर H2SO4 डाल दे, देखो मैंने यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट लिखा है और इसमें H2SO4 डाल दिया, तो जब H2SO4 डाल देंगे तो ये वापस से येलो से किसमें हो जाएगा, ऑरेंज में, क्योंकि फिर से क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या ध्यान रखोगे कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 पर क्षार डालते हैं तो वो बनाता है K2CrO4, मतलब पोटेशियम क्रोमेट। और पोटेशियम क्रोमेट में जब अम्ल डालते हैं तो वो वापस बदल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो क्या है, आप लोग को एकदम ध्यान रखना है इसको पूछता भी है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट पर क्षार ऐड करेंगे तो वो पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा, मतलब ऑरेंज कलर दिखेगा आपको, उसमें क्षार डाल दो तो येलो में बदल जाएगा, और येलो वाले में अम्ल डाल दो तो वो ऑरेंज में बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदलता है क्षार के प्रेजेंस में, और पोटेशियम क्रोमेट वापस डाइक्रोमेट में बदलता है अम्ल के प्रेजेंस में। तो इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम, एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम के ऊपर कितना हो जाएगा, +1 कितने हो जाएंगे, +2। तो इस पे +2 चार्ज है, मतलब इतने पूरे पे कौन सा चार्ज होगा, -2। दिख रहा है ये क्लियर, पेंसिल से लिखा हुआ। इस पे अगर +2 चार्ज है तो इस पे क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे मैंने पोटेशियम को नहीं लिखा यहाँ, तो मैं सिर्फ Cr2O7 को लिख रही हूँ, तो इसमें कितना चार्ज है, 2-। इसको ना भी लिखो और सिर्फ ऐसे भी लिखो तो भी सारे के सारे जो भी मैंने डिटेल्स पढ़ा है सब सेम रहेगा ना, ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिले चाहे ऐसे लिखा मिले, एक ही है। ठीक है, तो इसका रंग कैसा है, ऑरेंज। इस आयन का रंग कैसा हो, क्योंकि जल में विलय करोगे तो आयन में बदल ही जाएगा, तो इसका रंग कैसा है, ऑरेंज कलर ना। तो यहाँ पे आप लोग नीचे में नारंगी रंग या ऑरेंज लिख सकते हो। ठीक है, क्षार ऐड कर रहे हैं तो ये किसमें हो जा रहा है, येलो में बदल जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे और कैसे लिख सकते हैं, CrO4 2-, क्योंकि 2 पोटेशियम मैंने नहीं लिखा है तो इस पे क्या आ जाएगा, 2-। ठीक है, तो ऑरेंज से येलो में बदल जाता है कब, जब यहाँ पे क्षार हो, यानी कि जब यहाँ का पीएच क्या हो, अधिक, पीएच अधिक, क्षार मतलब पीएच अधिक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीएच जब कम हो तब ऐसा होगा कि ये इसमें बदल जाएगा। तो ऑरेंज रंग पीएच अधिक दिए तो येलो में बदल जाएगा, येलो कलर पीएच कम किए तो ऑरेंज में बदल जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ पीएच अधिक करने पर वो येलो में बदल जाता है, और येलो विलयन का पीएच कम करने पर वो ऑरेंज में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एक और इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में अब क्या होता है, देखो ऑरेंज कलर का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, यहाँ पे इसको सांद्र लेना है आपको, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में निकलेगा CrO3। CrO3 का नाम क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड। लिख लेना आप लोग चाहो तो, क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का है उसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराएंगे तो वो रेड कलर के क्रोमिक एनहाइड्राइड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा टेस्ट देने के लिए काम आता है कि रेड कलर में ये बदल रहा है कि नहीं। तो देखो अब क्या होगा आगे, नेक्स्ट रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, मतलब कि क्लोराइड का टेस्ट होगा। यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज में क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं, Cl- की उपस्थिति का पता लगाता है, उपस्थिति का पता लगाना, क्लोराइड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो किसी भी चीज में क्लोरीन है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन है, सोडियम पे प्लस है और माइनस में क्लोरीन पे माइनस है, तो Cl- है यहाँ प्रेजेंट ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करेंगे। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग ले लेंगे और सोडियम क्लोराइड का विलयन बना लेंगे। हमको नहीं पता कि वो सोडियम क्लोराइड है ना, हमको एक विलयन दे दिया गया है, उस विलयन में क्लोरीन है कि नहीं ये पता करना है। तो हम लोग ये दोनों ऐड करेंगे तो रेड कलर का क्रोमिक एनहाइड्राइड का विलयन बनना चाहिए। अगर ये बना मतलब वहां पे क्लोराइड है, लाल रंग का क्रोमिक एनहाइड्राइड बनेगा अगर तो वहां पे क्लोराइड है। तो पूरे रिएक्शन को नहीं, पहले तो रेड कलर आएगा, पहले रेड कलर आएगा, फिर उसमें थोड़ा सा HCl मिलाएंगे, HCl मिला करके देखेंगे तो वो बाद में किस में बदल जाता है, क्रोमिल क्लोराइड में बदल जाता है। ठीक है, ये जो क्रोमिल क्लोराइड है NaCl
ये जो क्रोमिल क्लोराइड बन रहा है इसको फिर बाद में NaOH की वाष्प में अवशोषित कराया जाता है, NaOH में अवशोषित कराया जाता है। इसका वाष्प बनता है ना, तो वो क्या दिखाई देता है, येलो रंग का दिखाई देता है, येलो। तो येलो कलर अगर आया मतलब वहां पे क्लोराइड है। देखो अगर किसी भी चीज में क्लोराइड है, आपको नहीं पता कि उसमें क्लोराइड है कि नहीं, आप उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे और सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे, क्योंकि आपको बोला गया है क्लोराइड है कि नहीं पता लगाओ। तो आप लोग क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे, शुरू में तो लाल रंग आएगा, क्रोमिक एनहाइड्रेट बनेगा, फिर उसमें HCl ऐड करेंगे तो क्या आएगा, येलो रंग आएगा, क्रोमिल क्लोराइड बनने का, इसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो येलो रंग अगर बना तो आप क्या बोलोगे कि जो भी चीज हमको दिया गया था ये, इसमें क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड आयन है। तो पूरे रिएक्शन को चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। अगर पूरे को मैं जोड़ दूं सारे रिएक्शन को तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, K2Cr2O7 प्लस 4 NaCl प्लस 4 और 2 6 6 H2SO4। यहां से देखो HCl 4 और यहाँ भी 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्रोमिक एनहाइड्राइड, यहाँ भी, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। विल गिव्स क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4, यहाँ पे 2 है ना, ये यहाँ पे 2 कर दे रही हूँ, प्लस क्या बनेगा, ये 4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 और ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 प्लस H2O 2 और एक 3H2O 3H2O। तो पूरे रिएक्शन को जोड़ के लिखना आप लोग को आता है ना, मैंने सिखाया है पहले भी। नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अगर H2O2 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है वो धीरे धीरे मलिन पड़ने लगता है, डल होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया करके क्रोमियम पेंटोऑक्साइड में बदलने लगता है, CrO5 बन जाता है, पोटेशियम क्रोमियम पेंटोऑक्साइड, और धीरे धीरे रंग क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। यहाँ पे देखो ये क्रोमियम जो है, ये यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल, यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ मैं आप लोग को। देखो K2Cr2O7, ठीक है, या हम लोग कैसे लिखते हैं, Cr2O7 2 माइनस। मैं दोनों तरीके से आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, और इसके पूरे के घात पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। पोटेशियम का होता है +1, क्रोमियम का पता करना है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो ये हो जाएगा +1 × 2 +2, क्रोमियम पता करना है, 7 × 2 -14, -14 +2 कितना आ जाएगा, -14 है, और ये कितना है, +2 है, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। 2 क्रोमियम है, क्रोमियम -12 इधर आएगा, +12, और क्रोमियम के साथ 2 है, ये नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, +6, मतलब यहाँ क्रोमियम पे चार्ज कितना है, +6। क्लियर है। अगर ऐसे लिखा हो तो भी देखो निकाल के देख लेते हैं। पोटेशियम तो है नहीं, सिर्फ 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, और पूरे के घात पे कितना लगा हुआ है, -2, तो इक्वल टू के साइन के इधर -2 हो जाएगा। क्रोमियम का कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इधर -2 पहले से है, क्रोमियम प्लस कितना हो जाएगा, 7 × 2 -14 -2, क्रोमियम ये -14 इधर जाएगा तो +12 +14, क्रोमियम -2 +14 +12, और यहाँ पे 2 था क्रोमियम पे, नीचे कितना आया, +6, तो यहाँ पे भी +6 आया ना, देखो दोनों सेम है, ठीक है, बस पोटेशियम एक जगह लिखे हैं, एक जगह नहीं लिखे हैं, वही है ना। तो यहाँ पे देखो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +6 है, और यहाँ पे किसमें बदल गया, CrO5, इसका निकाल लेते हैं, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तो क्रोमियम है +5 ऑक्सीजन है, और पूरे के घात पे कुछ नहीं है, मतलब 0। क्रोमियम 5 ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -2 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम क्रोमियम 5 × 2 = 10, -10 इधर आएगा, +10, गलत है ये, ऐसे नहीं निकालना है ना इसको, क्योंकि ये कैसे दे रहता है, ये गलत आता है ना, आप लोग पहले भी पढ़े हैं जब हम ऑक्सीकरण संख्या पढ़े हैं। इसकी संरचना इस टाइप की बनती है, CrO बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो ऐसे हमेशा निकालना सही नहीं होता है ना, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इस मेथड से हम लोग निकाले तो कितना आया, +10, क्रोमियम कभी भी +10 नहीं दर्शाएगा, इस टाइप की संरचना में पाया जाता है ये। और क्रोमियम पे कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे +3 होता है, तो इसको ध्यान रखना, मैं इसलिए इसको बताई। वैसे हम लोग पिछले साल भी पढ़े थे, तो ये +3 ऑक्सीजन, या फिर हम लोग इस साल पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में +3, और ऐसे इसका संरचना होता है। तो हमेशा ऐसे निकालने से सही नहीं आता है, ये मैं बता रही थी, पर इसका ये दोनों सही है, ये वाला गलत आया था। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और चार्ज कितना आता है, +3 आता है क्रोमियम पे। क्लियर है, ठीक है।
तो इतना रिएक्शन देख लिया हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसका नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीकरण गुण, जो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का भी पढ़े थे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण गुण देख लेते हैं हम लोग, इसका कैसे देखना है। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण गुण हम लोग देख रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण गुण को देखना है। कोल्ड करके लो या फिर हॉट करके लो, दोनों में से कोई भी, हम लोग कुछ भी एक देखेंगे। मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दी हूँ। अगर ठंडा कर रहे हैं, ठंडा लिए हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम लिए हैं तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर गर्म लिए हैं तो ये रिएक्शन होता है और 3 नवजात ऑक्सीजन बनते हैं। रेड पेन से लिखा है, क्लियर तो दिख रहा है ना। 3 नवजात ऑक्सीजन बनते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में बन रहा था ना, अम्लीय माध्यम में 5, उदासीन माध्यम में 3, तो यहाँ पे भी 3 बनते हैं। मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट से कम ऑक्सीकारक है ना, क्योंकि वहां तो अम्लीय माध्यम में 5 बनता था ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना बन रहा है 3। तो रिएक्शन ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन आप लोग नोट कर लेना। तुल्यांकी भार निकालेंगे जैसे वहां निकाल रहे थे, आणविक द्रव्यमान बटे लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना, +6 से ये +3 में बदल रहा है। तो 296 इसका टोटल आणविक द्रव्यमान है, बटे 6 49 आंसर आएगा। ये आप लोग पिछली बार पोटेशियम परमैंगनेट में सीख गए हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ ये पूरा मेथड। बस इस रिएक्शन को याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो चाहे ऐसे याद रखो। 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण के लिए यूज होता है, यहाँ पे 3 नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं, ये याद रखो, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन याद रखो। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में दिया है, पोटेशियम आयोडाइड को किसमें बदल देगा, आयोडीन में। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन तो सेम रहेगा, 3 ऑक्सीजन निकलेगा। दूसरा रिएक्शन देखो, पोटेशियम आयोडाइड 3 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और किसमें बदल जाएगा, आयोडीन में। दोनों रिएक्शन को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, चाहे तो ऐसे वाला लिखो चाहे विदाउट पोटेशियम वाला लिखो, जैसे भी लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो H2S से सल्फर, ये उसमें भी था पोटेशियम परमैंगनेट में। फर्स्ट वाला रिएक्शन तो सेम है, 3 ऑक्सीजन निकल रहा है। H2S इन 3 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और बनाएगा सल्फर। दोनों रिएक्शन को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिए हैं, ये फर्स्ट वाला है ना, या फिर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे नाइट्रेट से देखो, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल रहा है। फर्स्ट वाला रिएक्शन सेम है, सेकंड वाला सोडियम नाइट्राइट ले लिए, 3 ऑक्सीजन क्रिया करेगा, तीनों इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बदल जाएगा सोडियम नाइट्रेट में। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में ये भाग लेता है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, किताब से आप लोग 1-2 एग्जाम्पल्स, 3 तो याद ही कर लेना, 3 तक पूछता है, इसलिए मैंने 3 बता भी दिया आप लोगों को। ये देखो फिर से यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट लिखा हुआ है, वही वाला। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था ना, +6 है ना, यहाँ 6 होगा, CrO5 में 6 होता है, +6 ना। एक देखो इस ऑक्सीजन के कारण -1, सॉरी इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं इसलिए -1 ले रही हूँ ना। परोक्सो बॉन्ड में रहता है तो -1 दर्शाता है, और सिर्फ ऑक्सीजन रहता है तो -2। तो ये -1, ये -1, इन चारों के कारण +4 हो जाएगा इसका, क्रोमियम का 1, 2, 3, 4 के कारण +4। ये अकेला ऑक्सीजन है तो ये -2, उसके कारण +2, तो 4 और 2 6 +6। क्लियर है? तो ये मैं गलती से +3 बोल दी थी, +6 होगा। तो ये इतना हो गया इसमें ऑक्सीकरण गुण। अब है इसका स्ट्रक्चर, सेम उसी के जैसा, पोटेशियम परमैंगनेट के जैसा। यहाँ पे भी SD3S वाला कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन आप लोग sp3 चतुष्फलकीय होता है या फिर D3S चतुष्फलकीय होता है, दोनों आप लोग ध्यान रखो। जो ऑप्शन में दिया रहे वो ऑप्शन टिक करना है। एग्जाम में पूछता नहीं है स्ट्रक्चर वैसे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए। बाकी संरचना कैसे बनेगी, सेम वैसे ही टेट्राहेड्रल बनेगी। एक बार दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को संरचना। ये देखो, ये संरचना है टेट्राहेड्रल संरचना। 2 क्रोमियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑक्सीजन, यही था ना, Cr2O7। पोटेशियम चाहो तो यहाँ पे लिख दो K2 काउंटर आयन के रूप में। एक ऐसे चतुष्फलकीय बनता है और फिर 2 चतुष्फलक आपस में एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो इस तरह की संरचना बनती है, आप लोग संरचना को नोट कर लेना। ठीक, वही लिखा है यहाँ पे, sp3 संकरण, टेट्राहेड्रल संरचना, ब्रिज क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। ये वाला बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है इन सब बॉन्ड की अपेक्षा, ये लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये था संरचना इसका। इसके उपयोग भी आप लोग एक बार बुक से इसके उपयोग देख लेना। इतना था K2Cr2O7 में। तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो हम लोग इसके बाद हम लोग लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की एक क्लास, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पर ये टॉपिक से खत्म। थैंक यू।